सबसे पहले तो आप सभी को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाने के लिए ICFRE से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट हो नहीं सकता। मंच पर उपस्थित हमारे मिनिस्ट्री के सचिव श्री तन्मय कुमार जी, DG फॉरेस्ट श्री सुशील अवस्थी जी, ADG वाइल्ड लाइफ श्री रमेश पांडे जी, ICFRE की डायरेक्टर श्रीमती कंचन देवी जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों से आए साइंटिस्ट और इस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स। मैं सोच रहा था कि अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई ना कोई डे ना होता हो। फिर मेरे को लगा कि हम कई तरह के डे मनाते हैं। कुछ डे इसलिए मनाते हैं कि हम अपनी रिलेशनशिप को याद रखें, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे। कुछ डे इसलिए मनाते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को याद रखें, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। कुछ डे इसलिए मनाते हैं कि हम अपनी ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकें, टीचर डे। और कुछ डे इसलिए मनाते हैं कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग में कॉन्शियसनेस पैदा कर सकें। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री में भी टाइगर डे, एलिफेंट डे, लॉयन डे, फॉरेस्ट डे, स्पैरो डे। तो दो चीज़ें मनुष्य में बाकी स्पीशीज से ज़्यादा है और दो चीज़ें हमको विशिष्ट बनाती हैं। एक हमारी मेमोरी बहुत दुनिया की बाकी जितने भी स्पीशीज हैं उनमें सबसे अच्छी है। कहते हैं कि एलिफेंट की मेमोरी सबसे अच्छी होती है, लेकिन उनकी मेमोरी सीमित होती है, अपने रास्ते को लेकर, अपने झुंड को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर। लेकिन हमारी मेमोरी जो है, इसके साथ, हमारी मेमोरी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मनुष्य में मेमोरी के साथ साथ कल्पनाशीलता बहुत होती है, सृजनात्मकता बहुत होती है। जितना भी साइंस का आविष्कार हुआ है, जितना भी सिविलाइजेशन हुई है, जितने भी जो अर्बनाइजेशन हुआ है, सिविल स्ट्रक्चर हुआ है, ये सब मनुष्य की कल्पनाशीलता के कारण हुआ है। और मनुष्य की इतनी कल्पनाशीलता है कि हमने जो जो नए इनोवेशन किए, नए प्रयोग किए, उसको हमने अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से कलेक्ट करने का प्रयास किया। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान आगे बढ़ रहा है, संसार को जानने की हमारी साइंस बेस्ड नॉलेज आगे बढ़ रही है, हमारा डेटा भी उतना ही ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हमारे जिसको कहते हैं कि कुछ जगह तो हमारे संग्रह के कारण सब्जेक्ट ही खड़ा हो गया आर्कियोलॉजी। और अब तो डेटाबेस, मशीन लर्निंग या AI यही है कि हमने जितना ज़्यादा डेटा क्रिएट किया है, अब मनुष्य के अपने भी बस की बात नहीं रही कि उस सारे डेटा का एनालिसिस कर सके। इसलिए हम नए नए टूल को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ बढ़ाने के बाद कुल मिलाकर के, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, मैं कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन ये है
इतना कुछ जानने के बाद भी नेचर सुप्रीम है। नेचर से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमारी भी जो कल्पनाएं निकलती है नेचर से ही निकलती है। हमारा जो रिसोर्स बेस है वो नेचर ही है। आज मैं कई बार कहता हूं मेरी पर्सनल बातचीत में कि हम जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं ये एनर्जी बेस्ड सिविलाइजेशन है। आप मनुष्य के जीवन में से एनर्जी का पार्ट हटा दीजिए तो 2/3 ह्यूमैनिटी भी टिक नहीं पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी हो, डीजल हो, ये जो नेचर बेस सोर्स से जो एनर्जी हम बनाते हैं उसी से तो हम अपना जीवन अच्छा कर पा रहे हैं। पर इतना होने के बाद जो दुनिया में सबसे बड़ी बात उठती है और जो फिलॉसफिकली भी कई बार कही जाती है कि पूरा डेवलपमेंट अगर ह्यूमन सेंट्रिक ही है, पूरा डेवलपमेंट अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट ही है, पूरे डेवलपमेंट का बेस अगर वही है, तो क्या ये डेवलपमेंट हमको सस्टेन कर पाएगा? आप कल्पना करिए कि इस धरती पे कोई भी पशु पक्षी ना हो, कहीं भी ना हो, केवल मनुष्य ही मनुष्य हो, तो क्या इस धरती को हम सस्टेन कर पाएंगे? हम कहते हैं कई बार हमने धरती की उपज बढ़ानी है तो हमने पेस्टिसाइड का इन्वेंशन कर लिया, हमने गति बढ़ानी है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्या अकेला मनुष्य धरती को सस्टेन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और इसलिए जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फॉरेस्ट बचाने का अर्थ केवल पेड़ों को बचाना नहीं है। फॉरेस्ट बचाने का अर्थ है इकोलॉजी सिस्टम को, होल सिस्टम को सरवाइव करने देना। उसको नेचर की जो ताकत है, नेचर की जो बनाने की ताकत है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उसके साथ को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। और नेचर के साथ अगर को एग्जिस्टेंस करने का भाव अगर हम लेकर के चलेंगे तभी हम इस धरती को रहने लायक बना पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी का जो अर्थ है, कई बार सस्टेनेबिलिटी को माना जाता है, सस्टेनेबिलिटी का अर्थ मेरे को लगता है कि जो कुछ हम ले रहे हैं नेचर से वो कितना और कब तक लेंगे। और इसलिए 30, 40, 50 साल पहले जब नई नई चीज़ें धरती पे इजाद करी थी तो प्रिंसिपल होता था टेक, मेक और वेस्ट। आप लो, बनाओ और फेंक दो। लेकिन जब इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगा तो फिर अब हम सस्टेनेबिलिटी को बचाने के लिए नया कंसेप्ट ले आए, सर्कुलर इकोनॉमी, रीसाइकल, रीयूज और रिप्रोड्यूस। ये हमने जो नया अपना इनोवेशन किया, तरक्की करी, उसी के कारण आज हम सस्टेनेबिलिटी से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। और सर्कुलरिटी में भी जो विषय है कि अल्टीमेटली कितना इस धरती के, किसी ने मेरे को बहुत अच्छा कहा था एक बार, यूएनडीपी ने, एंगर एंडरसन ने, कि हाउ मच यू टेक द बैली ऑफ मदर अर्थ, यूज फॉर योर ऑन सेल्फ, यूज फॉर योर सेल्फ एंड डिस्ट्रॉय इट। कितना निकालोगे धरती से? और इसलिए अब जो नया विषय सर्कुलर इकोनॉमी में ऐड हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए सर्कुलरिटी और सर्कुलरिटी को बनाए रखने के लिए सब्स्टिट्यूशन। और इसलिए सब्स्टिट्यूशन के लिए इंक्लूसिव सोसाइटी की अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमारे कल्चरल इथोस में भी कोई जगह नहीं थी। झारखंड में अगर आप जाओगे तो संथाल कम्युनिटी में एक वो त्योहार मनाते थे। झारखंड के कोई अधिकारी होंगे तो बताएंगे, पूरा उरांव संथाल कम्युनिटी पूरा एक त्योहार मनाता था, सरहुल का त्योहार, आई थिंक आज ही है वो, सरहुल का त्योहार मनाते हैं।
अभी राजस्थान वगैरह में पूरी जगह जाओगे तो चूँकि पूरा रेगिस्तान है, लेकिन वो फिर भी जून जुलाई में बारिश होती थी तो हरियाली तीज मनाते थे। ऐसे ही उत्तराखंड में भी परंपरा है, हिमाचल में भी परंपरा है। तो नेचर को बचाने के लिए हमारे अपने कल्चरल वैल्यूज़ में भी परंपराएं हैं। पर प्रश्न उठता है कि अब चूंकि सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी, सब्स्टिट्यूशन और इंक्लूसिविटी, इसके लिए पॉलिसी लेवल पे हस्तक्षेप होनी चाहिए। और मुझे लगता है पॉलिसी लेवल पर हस्तक्षेप करने के लिए ही ये फॉरेस्ट डे मनाने का तय किया हो। मेरा ये मानना है कि जो हमने अपने मंत्रालय में प्रयोग शुरू किया है कि मंत्रालय के जो हमारे 16 इंस्टीट्यूट हैं उनमें बातचीत करने के लिए हमने निरंतर नाम के एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मैं देख रहा हूँ आप लोग बायो इकोनॉमी पे आप लोगों ने यहाँ एक चैप्टर रखा है, लेकिन अगर बायो इकोनॉमी में आप रख रहे हो तो सारे फॉरेस्टर होने के बाद करेंगे क्या? तो DPIIT से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी बुला करके लोगों को लाना चाहिए। और हमें ये जो कंसल्टेशन का दायरा है ये बड़ा बनाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है कि कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब दो तरीके से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, या तो ल्यूनेटिक वे में एक ही तरीके से सोचते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि हमको सारा पता है। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट्री डे पे भी अगर हम फॉरेस्ट और इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इंटर डिपार्टमेंट कंसल्टेशन भी हमारा होना चाहिए। पॉलिसी लेवल पर फॉरेस्ट और इकोनॉमी को बताना चाहिए तो उनको भी फॉरेस्ट के बारे में जानकारी पूरी देनी चाहिए। मैं अक्सर, चूँकि मैं तो कोई फॉरेस्टर था नहीं, मंत्रालय आने के कारण मुझे फॉरेस्ट्री को जानने का अवसर मिला। पर मैं जब पॉलिसी स्तर पे बाकी लोगों को देखता हूँ तो मेरे को कई बार उनको समझाना पड़ता है कि हमारे डिपार्टमेंट का काम केवल पेड़ लगाना नहीं है। तो कहते हैं फिर आप कैसे मंत्री हो? मैंने कहा पेड़ लगाना केवल हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। मैं जब उनको बताता हूँ कि हमारे पास ICFRE जैसा इंस्टीट्यूट है, या हमारे पास WII जैसा इंस्टीट्यूट है, या ZSI जैसा इंस्टीट्यूट है, या PSI जैसा इंस्टीट्यूट है, जो केवल बायोडायवर्सिटी को लेकर के, उसकी टैक्सोनॉमी को लेकर के लंबा काम करते हैं, एक एक स्पीशीज की पूरी स्टडी करने के लिए लंबा काम करते हैं, और इन सबको होलिस्टिक वे में चलाने का काम ही ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। हमारी बीच में जब हमारे बायोडायवर्सिटी रूल्स में परिवर्तन हुआ था और आयुष मिनिस्ट्री से भी मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि आयुष मिनिस्ट्री को भी हमारे जंगलों पे प्रेशर कम हो, इसको लेकर के आपको नए क्षेत्र डेवलप करने चाहिए। अब जैसे अशोका का छाल का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन उसको बनने में 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबका पाउडर बना दोगे तो ये तो कमर्शियल एटीट्यूड में हमें जो हमारा वाइल्ड लाइफ एरिया है उसका जो एक नेचुरल तरीका है उसको प्रिजर्व करना इसलिए भी जरूरी है कि फ्यूचर के लिए भी आपको रिसोर्स वही रहेगा। जैसे आप अपने बैंक के FD को जल्दी से ख़राब नहीं करते, ऐसे हमारे जो नेचर का रिसोर्स है उसको भी हमें बचा करके रखना, ये हमारा काम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉरेस्ट्री डे पे सारे फॉरेस्ट्री में शपथ लेनी चाहिए कि हम फॉरेस्ट्री में पॉलिसी बनाने वाले नहीं हैं, हम फॉरेस्ट के ट्रस्टी हैं, और इसके ट्रस्टीशिप को बनाए रखने की भावना हमको पॉलिसी लेवल पे लेनी चाहिए। और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जो हमारे ये जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे लाल चंदन का विषय कई बार आता है, नॉर्थ ईस्ट में अगर का विषय कई बार आता है, तो ये जो हमारी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों के संवर्धन का काम होना चाहिए। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम किस प्रकार से बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और आज के समय में बिना इकोनॉमी के तो सर्वाइवल है ही नहीं।
और लेकिन एक इकोनॉमिक जिसको कहते हैं हम बेनिफिट जब देते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोग काम करते हैं। और यही कारण है कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट को हमारा आगे बढ़ाने का मुख्य ध्येय यही है कि ये चीज़ें जब इकोनॉमी के साथ जुड़ती हैं तो हम ज़्यादा अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो धरती के जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे को तो नहीं लगता है कि जिसने भी ये प्रकृति की रचना करी होगी केवल इसलिए करी होगी कि ये सब कुछ इंसान के लिए ही है। धरती पे इंसान के मन में भी जब करुणा का भाव समाप्त होता है तो आप मान के चलना विध्वंसी होता है। कंपैशन का होना बहुत जरूरी है। कंपैशन केवल और केवल प्रॉफिट से नहीं आ सकता। कंपैशन इकोसिस्टम के सेंस को समझने से आता है। मैं कई बार ये कहता हूँ कुछ चीज़ों का जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन होता है वो नहीं हो सकता। कई बार लोग कहते हैं, और यहाँ NTCA वाले भी बैठे हैं, एक बार मेरे सामने प्रस्ताव लाए थे कि हमारे टाइगर जो रिसोर्सेज हैं इसका एक इकोनॉमिक वैल्यूएशन होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ। जो चीज़ आप बना ही नहीं सकते उसका वैल्यूएशन क्या करोगे? आप कोई छोटा सा टाइगर का बच्चा भी नहीं बना सकते हो तो जो वो आपकी वैल्यू का है ही नहीं। आपको उसके प्रति प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। वैल्यूएशन करके तो आप अपना अहंकार बनाने की बात करते हो। आपके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। जो नेचर ने दिया है उसका वैल्यूएशन करना मतलब हम नेचर से सुपर हो गए, और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना मतलब हम अपने ट्रस्टीशिप को निभा रहे हैं। मेरा मानना है इसको सोचना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री एक बड़ा इशू है। एग्रो फॉरेस्ट्री में हमको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके काम करना चाहिए। इवन जब बायोडायवर्सिटी के नए रूल्स बनाए थे तब मेरा मानना था कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो विषय है ये नीचे दूर दराज गाँव तक पहुँचाना चाहिए। जो लोग एक लंबे समय से इस विजडम को लेकर के बैठे हैं, उस विजडम के आधार पे जो लोग उसको जी रहे हैं उसका काम करना चाहिए। फॉरेस्ट को बचाने का अर्थ है कि फ्यूचर में हमें पॉलिसी लेवल पर ऐसे इंटरवेंशन करने पड़ेंगे कि हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो विषय है उस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम करें। 2047 के विकसित भारत को हम बनाने की बात करते हैं, पर विकसित भारत केवल इकोनॉमिकली मजबूत भारत नहीं होना चाहिए, इकोलॉजिकली सस्टेन करने का मंत्र देने वाला भारत भी होना चाहिए। इकोनॉमी और इकोलॉजी में एक बैलेंस एटीट्यूड हमको लेना चाहिए। उसके लिए साइंस बेस जो भी हमारी अप्रोच है, टेक्नोलॉजी बेस जो हमारे इंटरवेंशंस हैं, और जिसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल, ये हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इन विषयों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम ग्रीन GDP को आगे बढ़ाएंगे। और ये धरती हमारी सबकी साझी विरासत है। इसका जो इकोलॉजिकल तंत्र है उसमें फॉरेस्ट एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अब दुनिया के भी फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि फॉरेस्ट केवल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं है, फॉरेस्ट फॉर पीस भी है। तो फॉरेस्ट और पीस को लाके दुनिया को अच्छा बनाए, यही मेरी आज के दिन शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।